हाँ, धुंधला हो रहा है, बंद कर दे। वो बाहर जो है मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है बारिश की वजह से, इसलिए वो फेंकेगा पानी, दिया तो उसको बंद कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बाहर मौसम जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, पानी ज्यादा है ना आज। ये लिख लिया था। सो आज हम पढ़ेंगे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेनिंजाइटिस। वैसे भी टाइम कम है, सर आ जाएंगे, उससे पहले हम मेनिंजाइटिस को कंप्लीट कर लेते हैं। यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। स्टार्ट करें, लिख लिया, पढ़ाई किया घर जाके, कुछ डाउट आईसीपी में या और किसी टॉपिक में? टेस्ट जो है वो ट्यूसडे को होने वाला है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो आप पढ़ के आए, जीसीएस के, आईसीपी के, मेनिंजाइटिस के। यस, स्टार्ट करें, लिख लिया। सो ये टॉपिक जो है, इंक्रीज आईसीपी जो था वो कंप्लीट किया हमने, कल कंप्लीट हो गया था, लिख नहीं पाए थे आप इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेनिंजाइटिस। एग्जाम में यहां से भी बहुत क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। गीला हो गया, बंद करा देते हैं। गीला तो मेरा मोबाइल भी हो रहा है, पता नहीं पानी कहां से, देखो ये देखो कहां से आ रहा है, पता नहीं मेरा मोबाइल खराब हो गया तो काम कैसे चलेगा। यस, स्टार्ट करें। ओके, तो बहुत पानी आ रहा है, फोन में नहीं लगेगा अभी। अरे बातें नहीं करनी है। हाँ, नहीं नहीं, पिन पॉइंट पीपल है, डायरेक्टेड पीपल नहीं है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आई विल चेक, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा ना। यस, स्टार्ट करें। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज meningitis. We already discussed about the meninges in the previous classes. पढ़ा था लास्ट क्लास में पहले से ही, और मुझे आई होप यू नो अबाउट द meninges वेरी वेल। अरे आपकी ये पता नहीं क्या डिस्टर्ब कर रही है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब जरूर करता है, बट तो हमारे ट्रिकी सर के लिए जरूरी है वो भी थोड़ा। हाँ, meningitis और inflammation of meninges. So this is the cerebrum, midbrain, pons, medulla, and then spinal cord and cerebellum. For the protection in our brain, we have three layers which cover your brain. The first one is pyometer, arachnoid meter. अरे आप लोग अपनी बातें बंद कर दो भाई, है मैं नहीं डांटने वाला हूँ, डोंट वरी। आज आप कितनी भी बातें करोगे पर नहीं डांटूंगा, तो आप लोग क्यों चाहते हो फिर भी करना पड़े मुझे? सो पढ़ा रहे हो पढ़ो। यस, pyometer and then arachnoid meter, and the last one is the, this is the durameter, toughest membrane, durameter. These three layer, this is the dura, arachnoid, and this is the innermost is pyometer. So these three membrane are collectively known as meninges. These are the meninges or the covering of brain, protective covering of brain. If these three membrane are inflamed, अगर इन तीन मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, दैट कंडीशन नॉन एज meningitis. सो हम क्या बोलेंगे, meningitis. तो द इन्फ्लामेशन ऑफ these three membrane, inflammation of these three membrane, this condition is known as meningitis. One more thing, we already discussed that these two membranes are connected with each other with the denticulate fiber. याद है? These denticulate fibers are derived from which membrane? Durameter or arachnoid meter? These are the projection from which membrane? Durameter or arachnoid meter? So these are the projection of arachnoid, this durameter, sorry, pyometer. मैंने पाया बोला ही नाम, pyometer, not dura, dura का तो रोल ही नहीं है. Pyometer and arachnoid meter, and these are the projection from pyometer. किससे होते हैं? Pyometer से होते हैं. Collectively these two membrane are known as, क्या बोलते हैं? Leptomeninges. Meninges. So sometime examiner will ask you about the leptomeningitis. Normally meningitis means the inflammation of these three membrane. If only these two membrane are inflamed, pyometer and arachnoid meter, then this condition is known as leptomeningitis. So inflammation of pyometer and arachnoid meter combinedly known as leptomeningitis. And one more term which is used, that is known as pachymeningitis. Pachymeningitis. As we know that this is the very hard and fibrous membrane
एंड अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो देयर आर मल्टीपल पैचेस, फाइबर के बड़े-बड़े पैचेस आपको मिलेंगे इस मेम्ब्रेन के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैची मेनिंजेस ड्यूरामीटर. And when this durameter is inflamed, only durameter, then this condition is known as patchy meninges. मैंने लिखवाया था नाम पहले, durameter is also known as patchy meninges. So if this durameter is inflamed, then it is known as patchy meningitis. Clear है? Basic clear है ये? So इसमें क्या है देखें, inflammation of protective covering of brain is called meningitis and leptomeningitis. Leptomeningitis is the inflammation of leptomeninges. Inflammation of leptomeninges, and we know that which membranes are leptomeninges, pia mater and arachnoid mater. And one more term जो आप ऐड कर लेंगे, that is patchy meningitis. This is the inflammation of durameter. Clear? Durameter. Now on the basis of causative factors, this meningitis divided in multiple types, and these are basically 5 types. 5 type हम पढ़ते हैं यहाँ पे. On the basis of various causative factor, this meningitis divided into 5 types. The bacterial meningitis, viral meningitis, fungal meningitis, then parasitic meningitis, and the very important the non पैथोजेनिक मेनिंजाइटिस, जिसमें कोई पैथोजेनिक कोज नहीं है, ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना फंगाई है, ना पैरासाइट, कुछ भी नहीं है, फिर भी मेनिंजाइटिस हो गया, तो किसमें आएगा? अदर्स में, जो मैं भी लिखाऊंगा. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कोज ऑफ द मेनिंजाइटिस. तो वन बाय वन लिखेंगे, हम देखेंगे. देख लिया? मूव करें. नेक्स्ट, द कोजेस ऑफ मेनिंजाइटिस और द कोज ऑफ मेनिंजाइटिस. सो फर्स्ट वन, दैट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. द फर्स्ट एमसीक्यू जो एग्जाम में पूछा जाता है, the bacterial meningitis is also known as septic meningitis. Septic या sepsis means infection. Yes. So bacterial infection हुआ है और उसकी वजह से हम इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? Septic meningitis. So bacterial infection या bacterial meningitis which is also known as septic meningitis. याद रहेगा? The first one is Neiserian meningitis. बहुत dangerous bacteria है Neiserian meningitis. It is also known as मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस. अगर इस बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस. ऑफन सीन इन आउटब्रेक्स स्पेसिफिकली इन प्लेसेस लाइक कॉलेज, डॉर्मेटरीज और मिलिट्री ब्रेक, जहां पे ग्रुप लीव करता है, ग्रुप जो रहता है या ग्रुप कहीं पे जाता है, उस एरियाज में ये इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. जैसे कॉलेज ग्रुप हो गया, आपका एक ग्रुप कहीं गया और पूरा का पूरा ग्रुप में क्या हो गया? मेनिंजाइटिस हो गया. मिलिट्री वाले पूरा का पूरा ग्रुप जो है वहां रहता है, बटालियन पूरी उनकी, और वो पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाता है? इन्फेक्ट हो जाता है. तो वहां पे जो सबसे कॉमन आपको कोज देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? Neiserian is the most common bacteria जो होता है, that is the most common cause for this meningitis, and this is also known as meningococcal meningitis. Clear? Next, the second one is the streptococcus pneumonia. This is also known as pneumococcal meningitis. In infant, in children or in adult, there is a most common type of meningitis. या cause की बात करें, most common cause for meningitis, your answer should be the streptococcus pneumoniae is the most common cause for this meningitis. So this is the streptococcus, और लिखा यहाँ पे, the most common cause in adults, that is streptococcus pneumonia, or we can say pneumococcal meningitis. I think book के अंदर जो है Neiserian को I think most common लिखा होगा, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है. बुक की जो प्रिंटिंग है वो पहले बहुत 2 साल हो गए, आई थिंक, तो उसका पुराना है वो, अभी तक उसका अपडेट वर्जन आया नहीं है. तो अभी जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? Now currently the most common cause for meningitis is the streptococcal pneumonia. उसमें आप करेक्ट कर लेंगे अगर बुक में आप नोट्स बना रहे तो. This is the most common cause in adult. तो ये आप याद रखेंगे, कभी कभी इनके नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ना पूछ के डायरेक्टली क्या पूछ लेते हैं? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस पूछ लिया या फिर दिस न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस पूछ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए. लिख लिया? नेक्स्ट, ये क्लियर है? दिस इज वेरी नाइस. ऐसे चेयर बलून चारों तरफ है. यस. सो द नेक्स्ट cause की बात करें, other cause for this meningitis, one is the bacterial meningitis and the most common cause is the streptococcus pneumonia and the other is Neiserian meningitis. Clear? The next in bacteria, we have one more type of bacteria which is known as hip virus. Sorry, hip bacteria, not virus. Hip is a Haemophilus influenza type B. Haemophilus influenza type B, that is the hip. This hip
is also a very dangerous type of bacteria, more common in children before the hip vaccine. I think community में आपको ये पढ़ाया होगा सर ने, पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया तो अभी आएगा जहाँ पे इम्यूनाइजेशन सर पढ़ाते हैं. और we can have this hip vaccine, we can have the pneumococcal vaccine, we can have the meningococcal vaccines, multiple vaccines होती है और ये वैक्सीन हम लेते हैं अपने आप को इनसे प्रिवेंट करने के लिए. सो अगर बच्चों के अंदर हिप वैक्सीन नहीं लगा है, हिप वैक्सीन नहीं लगने से पहले अगर मोस्ट कॉमन कोज क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कोज इन चिल्ड्रन बिफोर द हिप वैक्सीन, तो आंसर क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. एंड अगर क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज इन चिल्ड्रन, तो वहां पे आंसर क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, इन्फेंट एज वेल एज इन एडल्ट. वन इज लिस्टेरिया, सर ने पढ़ाया होगा ये भी कम्युनिटी के अंदर, पढ़ाया ना भी आ जाएगा. लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस एंड इट इज आल्सो a cause for meningitis. It is mainly cause meningitis in pregnant women, newborn, elderly and immunocompromised individual. So इसका जो बेसिक जो लिस्टेरिया है, इसका जो मेन गोल मेनिंजाइटिस करने का जो मेन ग्रुप है वो है जिनमें इम्यून पावर क्या है? वीक है, स्ट्रांग नहीं है. लाइक इन प्रेगनेंसी वहां पे इजीली इंफेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, कोई भी एड्स का पेशेंट हो गया या और कोई भी अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है. इन केस ऑफ एल्डरली ओल्ड एज, बूढ़े लोगों में इम्यून पावर वीक होता है, न्यूबॉर्न बेबी इम्यून पावर वीक होता है. सो वहां पे इंफेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा और उनमें इंफेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया आंसर शुड बी लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिनस. तो कभी-कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अ पेशेंट इज हैविंग एचआईवी एड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मेनिंजाइटिस? द आंसर इज लिस्टेरिया इज द मोर कॉमन इन केस ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट. क्लियर? मूव करें. The next, so this is the first type of meningitis, which is known as bacterial meningitis or septic meningitis, which is caused by an infection of bacteria. किसके थ्रू होगा ये? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होगा आपका. सेकंड जो आएगा वो है, नहीं लिखा, सेकंड इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है आपका वायरल मेनिंजाइटिस. लिख लिया? वो करें. नेक्स्ट we have next cause of meningitis is the viral meningitis. So viral meningitis is also known as aseptic meningitis. There is a difference. aseptic meningitis और aseptic meningitis, एक septic है और एक दूसरा क्या है? aseptic. So bacterial infection है तो उसको हम क्या बोलेंगे? septic. viral is an aseptic meningitis. याद रखना है. बिना यहाँ भी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, बट इसको हम aseptic वर्ड को हम करेक्ट कर रहे हैं meningitis में सिर्फ बैक्टीरिया से. तो यहाँ पे क्या होगा ये? aseptic meningitis. In viruses the most common virus is enterovirus. enterovirus जानते हो? Which virus? enterovirus means, entero means अभी तो पढ़ा रहे हैं, gastroenterologist enterosystem, that is GIT. So the viruses which is mainly present in our GIT or cause infection in our GIT, वो virus सबसे कॉमन वायरल मेनिंजाइटिस में आपको देखने को मिलेंगे. सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट वायरल मेनिंजाइटिस केसेस, दैट इज आंसर शुड बी एंटेरोवायरस. सो जब भी पेशेंट वायरल मेनिंजाइटिस के साथ में आएगा तो आप पेशेंट से क्या हिस्ट्री कलेक्ट करोगे? एज ए नर्स, व्हाट हिस्ट्री यू विल कलेक्ट फ्रॉम द पेशेंट? पेशेंट इज सफरिंग विद वायरल मेनिंजाइटिस, क्या कलेक्ट करोगे? Which is most common cause for viral meningitis? Which virus? Enterovirus. Enterovirus is most common. अब enterovirus most common है तो पेशेंट से क्या पूछोगे? क्या GIT की कोई प्रॉब्लम, डायरिया, लूज मोशन, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, ऐसा कुछ हुआ है, ब्लडी डायरिया, वही पूछोगे. GIT का इन्फेक्शन कुछ दिन में हुआ है तो बोलेगा यस, तो मोस्टली आपको क्या है? वायरल meningitis का चांसेस है. सो वायरल meningitis in which responsible virus, most common virus is enterovirus. Then other are HSV, herpes simplex virus, can cause severe encephalitis as well. मैंने लास्ट स्टार्टिंग में भी बताया था, most common cause for meningitis is bacteria and most common cause for encephalitis is virus. याद रखना है, most common cause for meningitis is bacteria and for encephalitis is virus. and virus में कौन सा है? HSV जो encephalitis most commonly cause करता है, herpes simplex virus which is most commonly cause this infection encephalitis. clear है? वो करें? yes. So viral is an aseptic meningitis, bacterial is a septic meningitis. मूव करें. आईसीपी को पढ़ें घर पे अच्छे से, मेनिंजाइटिस को पढ़ें और भी डिजीज जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद. एंसेफेलाइटिस, हेड इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है. देन फिर हम पढ़ेंगे कुछ सिस्टमिक डिजीजेस लाइक पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइसिनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट सिंड्रोम. देन एंड में हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. मूव करें. नेक्स्ट, द नेक्स्ट वायरल मेनिंजाइटिस और aseptic meningitis, other viruses are mumps virus, upper respiratory infection. mumps virus is an upper respiratory infection, measles virus and influenza virus. Arboviruses transmitted by the insect like mosquito and
टिक्स जो उड़ने वाले होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं, और इनकी वजह से होगा तो हम क्या बोलेंगे, अर्बो वायरसेस। तो कम से कम 2 नाम याद रखिए। बैक्टीरिया में सबसे कॉमन याद क्या रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एंड वायरस में मोस्ट कॉमन याद रखना है एंटेरोवायरस। बाकी अकॉर्डिंग टू ग्रुप मोस्टली लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो मोस्ट कॉमन क्या होगा, देन लिस्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन जो आपको याद रखना है। आपको पूछे मोस्ट डेंजरस कौन सा है, बैक्टीरियल है या वायरल है, व्हिच इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, वायरल, बैक्टीरियल, 50-50 रख दो सर, हम बराबर आ जाते हैं, वायरल। So the most dangerous is the bacterial meningitis, not viral. Viral is less common. Meningitis is mainly caused by bacteria, not by the virus. Next. आज meningitis पढ़ के ही हाँ सर को बुलाना है, सर आएंगे अभी, सर थोड़ा अपने चेहरे पे ग्लो है, तो उसके लिए रेस्ट चाहिए, ग्लो लाने के लिए। अरे ग्लो लाने के लिए मेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हैं? ग्लो लाने के लिए मेकअप की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए रेस्ट चाहिए होता है। जब आप रेस्ट करते हो और अगले दिन उठते हो तो बिल्कुल आपको फ्रेश फ्रेश लगता है, वही ग्लो होता है, ये नहीं कि लगा के ना गए। यस, ये आपका बलून जा रहा है। यस, किसी ने क्या ऐसे लिखा था, बातें नहीं करनी है, और क्या लिखा था कि कोई तुम्हें चांद तोड़ के नहीं लाके देगा, कोई तुम्हें चांद तोड़ के नहीं लाके, बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ले आऊंगा, नहीं लाऊंगा। अगर कोई ऐसा बोले तो बोलो ठीक है आज लेके आ जाए एक बार। सो कोई तुम्हें चांद तारे तोड़ के नहीं लाके देगा, अपने चेहरे से जगमगाया करो। सो चेहरे से जगमगाना है तो उसके लिए लाइफ में क्या चाहिए, हैप्पीनेस, खुशी चाहिए, और हैप्पीनेस और खुशी लाने के लिए आपके पास एक अच्छी वाली जॉब होनी चाहिए, और वो हमारे पास है नर्सिंग ऑफिसर, और वो बनने के लिए आप तैयार हो, नॉर्सेट एग्जाम तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस सब कुछ मटेरियल रखा हुआ है, उसको डाल के हलवा बनाना है और बस खाना है। तो बस हो जाओ तैयार, डेट आपके जीवने के सामने है 15 तारीख, बना लो और खा लो तुरंत उसको। चले आगे, नेक्स्ट, कोज ऑफ meningitis, the third one is fungal meningitis. So fungal is also known as cryptococcus या cryptococcal meningitis. Fungal is also known as cryptococcal या cryptococcus. जैसे हमने बोला bacterial is a septic meningitis, viral is an aseptic meningitis, and the fungal is an cryptococcal meningitis. Common in people with weakened immune system such as those with HIV/AIDS. एक हमने बात किया था बैक्टीरिया के अंदर कि कौन सा बैक्टीरिया HIV/AIDS या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मेनिंजाइटिस करेगा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा है, लिस्टीरिया। बट बैक्टीरिया के बाद अगर हम मोस्ट कॉमन बात करें तो HIV/AIDS या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस कौन कोज करता है, फंगल। अगर बैक्टीरिया का नाम पूछे तो आंसर देना है लिस्टीरिया, बट क्वेश्चन पूछे कि इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट मोस्ट कॉमन कोज फॉर मेनिंजाइटिस, देन आंसर शुड बी फंगल। फंगल इज मोर कॉमन कंपेयर टू द लिस्टीरिया। लिस्टीरिया सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में करता है पर लेस, मोर कॉमन कौन करता है, फंगल मेनिंजाइटिस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। देन क्या है, ये बहुत अजीब सा नाम है जो मैं बहुत 4-5 दिन से पढ़ रहा हूँ इसको, अभी तक पता नहीं, पढ़ ही रहा हूँ मैं, कॉकिडियो जो भी है कॉकिडियोडस ऐसा ही कुछ नाम है। वो गूगल वाला भी भूल गया 2-4 बार, तो गूगल असिस्टेंट होता है ना वो, इसमें सीरी सीरी ने बोला मैं भी भूल गई हूँ आपका पता नहीं क्या वर्ड है। सो इट इज फाउंड इन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सच एज साउथ वेस्ट। सो ये हमारे इधर ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसका नाम ही अजीब सा है। हमारे इधर होता है तो नाम होता है रामलाल, श्यामलाल, नाथूलाल, तो इजीली हमें याद हो जाता है। ये पता नहीं कौन सा नाम रखा, हाँ कॉक्सियो, कॉक्सियो डियोडस, कॉक्सियो डियोडस, क्लियर है। नेक्स्ट, नाम भी नहीं लिख पा रहे हो, बिल्कुल जो ऐसा नहीं लिखा जाए वो एग्जाम में आएगा तो उसको बोलना यही था जो मैं नहीं लिख पा रहे थे, आंसर यही होगा, कॉक्सियो डियोडस। लिख लिया है, नहीं देखो क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। हमने पढ़ा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, जितने भी टाइप्स है उनमें। इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देयर इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज नोन एज लिस्टीरिया, दैट लिस्टीरिया कॉज मेनिंजाइटिस ओनली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, न्यूबॉर्न बेबी है, ओल्ड एज है, उनमें ही करता है। बट ये नहीं कि वो हर एक पर्सन में कोज करेगा, लाइक 50 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उनमें एक दो में बैक्टीरिया अगर मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, लिस्टीरिया मिलेगा, बाकी बैक्टीरिया आपको नहीं मिलेगा, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हमारा निजेरिया, वो बैक्टीरिया नहीं होंगे। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो आंसर क्या होगा, लिस्टीरिया। बट जो 50 केस मेनिंजाइटिस के हैं जिनके अंदर आप कॉमन कोज देखोगे तो अगर बैक्टीरिया के तो 2-3 या 4 या 5 केस होंगे, लेकिन रिमेनिंग 45 केस जो होंगे वो किसके होंगे, फंगल के होंगे। तो फंगल मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन
कोज फॉर दिस सॉरी मेनिंजाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन कोज फंगल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में मिलेगा। बैक्टीरिया की बात करें तो ओनली वन बैक्टीरिया व्हिच कोज मेनिंजाइटिस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट इज नेम इज लिस्टीरिया, बट कॉमन कौन सा है? नेक्स्ट अदर इज पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस, पैरासाइट जहां पे कोज होगा। इन पैरासाइटिक वेरी इंपॉर्टेंट अमीबिक मेनिंजाइटिस, एक और देखो खतरनाक अमीबा का नाम है ये, नागलेरिया। अगर आप यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन निकालोगे तो पता नहीं क्या क्या बना दोगे आप। सो दिस इज बाहर वाला नाम है, हमारे यहाँ का नाम नहीं है। नागलेरिया फोलवेरी, से नागलेरिया फोलवेरी, इट्स अ टाइप ऑफ अमीबा। इसका एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, पर हमें एग्जाम में अगर पता नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे। द क्वेश्चन इज नागलेरिया फ्लोवेरी कॉमनली नोन एज द ब्रेन ईटिंग अमीबा। क्वेश्चन ऐसे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ ब्रेन ईटिंग अमीबा? तो आंसर क्या होगा? द नागलेरिया फ्लोरी इज नोन एज फ्लोवेरी इज नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन के अंदर जो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस करता है उसमें सबसे डेंजरस या कॉमन जो अमीबा है वो कौन सा है? तो ये याद रखना है आपको, नागलेरिया। ये अपनी बात से आप नाग ले रहा जो भी कर रहा है वैसे याद कर लो आप, और सीधा किसको जाके खाता है? ब्रेन को। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेन ईटिंग amoeba. The parasitic meningitis is a rare but severe form of meningitis caused by parasites. So ये rare का मतलब it is present less than 1%। जितने भी types of meningitis है उसमें less than 1% जो होता है वो कौन सा है? पैरासाइटिक है, बट अगर हो गया तो बहुत डेंजरस होगा, उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखिए वो करें। यस, सो दिस इज द फोर्थ टाइप पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। हमने स्टार्ट किया था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ में। सेकंड वन इज पैरासाइटिक इज आल्सो नोन एज, this is parasitic is an amoebic meningitis. The bacterial is a septic, viral is an aseptic, fungal is an cryptococcal, and this parasitic is an amoebic meningitis. And the most common cause is Naegleria fowleri is the most common cause. Next, नहीं लिखा? अरे स्पेलिंग इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो, हैं? मूव करें। The next one is the non-infectious cause or the non-infectious meningitis. Last cause क्या है? Non-infectious meningitis. Non-infectious meningitis. What is non-infectious meningitis? The non-infectious meningitis means the types of meningitis in which cause is not related to any microorganism. Cause is not related to any microorganism. ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना फंगाई है, ना ही आपका पैरासाइट। Then कौन करेगा? And who is responsible for this meningitis? So it can be caused by any type of drug. It can be caused by any type of injury or trauma. It can be caused by any type of tumor. So these are the cause which is known as non-infectious cause, like the medication, certain medications like antibiotic, NSAID or intravenous immunoglobulin, systemic lupus erythematosus SLE. It's an autoimmune disorder. लिखा है an autoimmune disease and this lead to, ये पढ़ा दिया सर ने? पढ़ा है? इंटेगोमेट्री में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ा देंगे। कैंसर ट्यूमर कैन कोज मेनिंजाइटिस, और अगर मेनिंजेस तक ट्यूमर रीच हो गया तो क्या कोज करेगा? मेनिंजाइटिस को हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस। सो ये है आपके टोटल 5 टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस। क्लियर है? याद हो गए? 5 टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस याद हो गए? नेक्स्ट, वो करें। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में? सो मेनिंजाइटिस मींस आईसीपी तो इंक्रीज होना ही, इन्फेक्शन हुआ है तो। सो ऑल द सिम्टम व्हिच इज प्रेजेंट इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सो द साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस, इंक्रीज आईसीपी के सिम्टम आएंगे, हमने पढ़े थे, सब याद है। नेक्स्ट, अदर सिम्टम्स अगर हम बात करें यहाँ पे वन बाय वन, इन इन्फेंट्स व्हेन an infant is having meningitis, few symptoms like irritability or constant crying,
मोस्ट कॉमन क्राइंग विल बी हाई श्रिल क्राई, बताया था, हाई श्रिल क्राई, बहुत चिल्ला, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, हाई श्रिल क्राई। एंड इरिटेबिलिटी इज वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चा पूरी तरह से इरिटेट रहेगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल। दिस इज द वेरी कॉमन सिम्टम इन इन्फेंट। एंड अदर सिम्टम्स इज पुअर फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो जब नॉर्मल चाइल्ड की बात करें तो बच्चा जो है हर 1 घंटे 2 घंटे में क्राई करता है फॉर फीडिंग, बट इन दिस सिचुएशन बेबी विल नॉट क्राई, एंड इफ इट इज बेबी इज क्राइंग एंड मदर ट्राई टू फीड, बेबी विल नॉट फीड, वो फीड नहीं करेगा, ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, उसको भूख नहीं लग रहा है, वो क्राई क्यों कर रहा है, मेनिंजाइटिस की वजह से। सो दिस इज आल्सो एन प्रॉब्लम हियर, पुअर फीडिंग। द नेक्स्ट इज वोमिटिंग। Infant will have the vomiting and the vomiting will be projectile vomiting. याद है? The types of vomiting, that is projectile vomiting. Very important in children, infant. Age की अगर हम बात करें, infant कहाँ तक होते हैं? Till the 1 year, 12 month तक हम बात करते हैं, वो क्या होते हैं? Infant. So, infant के अंदर जो दो specific fontanelle हम पढ़ते हैं, anterior and posterior. Posterior is closed at 1.5 month. So, it is already closed, पीछे वाला तो. But this is the lambda bragma. Bragma, this is the lambda. It's a diamond shaped fontanelle. और स्क्वायर ऐसा होता है। सो दिस इज द, हाँ पता नहीं, मुझे इतना ही पता है इनके बारे में। दिस इज क्लोज्ड एट 1.5 years। सब ये 1.5 year तक रहेगा, और ये कौन है? इन्फेंट है, मतलब अभी क्लोज नहीं हुआ। क्लोज नहीं हुआ तो जो आपका प्रेशर है वो क्या करेगा, जो बाहर की तरफ पुश करेगा, और उसकी वजह से आपका फोंटानेल क्या हो जाएगा, बल्ज आउट, यहाँ पे ऐसे बल्जिंग रहेगा आपको। सो बल्जिंग ऑफ द फोंटानेल इज आल्सो वेरी कॉमन फाइंडिंग इन इन्फेंट इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी और इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बेबीज हेड, यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट आपको फील होगा, दैट इज फोंटानेल। नेक्स्ट, स्टिफ बॉडी एंड नेक, दैट इज नोन एज नकल रिजिडिटी। सुना है? बेबी की बात करें तो बेबी जो वेरी सॉफ्ट, बच्चे को अगर आप देखोगे तो बच्चा जो है अपने फुट का जो थंब होता है उसको अपने मुंह में लेके सक करता है, कर सकता है? आपको बोलेगी अपने थंब को पकड़ लो आप, तो बस सक तो बाद में देखेंगे, पकड़ भी नहीं सकते। यस और नो? आप में से 50% या 70% इतना जाए, बस बस सर हो गया, यही होता है। आई डोंट नो मैं कितना जा सकता हूँ। यस और नो? बिकॉज हम जो है इतने फ्लेक्सिबल नहीं रहे, हमारी बॉडी में हमने कभी एक्सरसाइज की नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी रही नहीं। अब अगर आप एथलीट की बात करेंगे तो पूरा टच कर देते हैं, यहाँ पे पूरा बैठने के बाद पूरा बॉडी इधर टच हो जाता है, पूरा वो यून पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं हम, ये इतना बस इतना ही होता है। और मैं तो कर सकता हूँ मेरा टेंशन डालो, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके अंदर नहीं आता हूँ 50 60 70। आई एम एबल टू टच माय फीट, अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी थोड़े स्ट्रेचिंग, वो जो क्लॉथिंग्स होता है वो कपड़े भी वैसे होने चाहिए, अभी मेरा सारा जो कपड़े हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे। और स्ट्रिप बॉडी एंड नेक, इट्स एन कॉमन प्रॉब्लम जो हम आगे भी बात करेंगे। बच्चों के अंदर स्टिफनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नी किस टेस्ट। नॉर्मली वी नो दैट बेबी इजीली किस द नी, बच्चा इजीली नी को क्या कर सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल है और वो इजीली किस कर सकता है, बट जब स्टिफनेस होगा इन दैट सिचुएशन ही विल नॉट एबल टू, ही और शी विल नॉट एबल टू किस द नी, उसको बहुत सीवियर पेन होगा, वो क्राई करने लग जाएगा थोड़ा सा बेंड होते ही, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज नोन एज नी किस टेस्ट। नेक्स्ट, इन एडल्ट the symptoms are high grade fever because it is an infective condition, infective pathology. Meningitis is an infection, and in infection the person will have high grade fever, severe headache। बताया था मैंने जब हमने आईसीपी पढ़ा था, तभी बोला था मैंने, एडल्ट में द मोस्ट कॉमन इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, रेस्टलेसनेस, और रेस्टलेसनेस नहीं है तो हेडेक, सीवियर हेडेक विल बी देयर। सो कोई भी ऑप्शंस वहां पे आ सकता है, बट फीवर इज ए मेन सिम्टम इन मेनिंजाइटिस ओनली, बिकॉज मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन कंडीशन, एंड वहां पे क्या देखने को मिलेगा, फीवर। फीवर इज अ प्रोटेक्टिव साइन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी टू लाइट, abnormal reaction to light, that is known as photophobia। person will have very severe abnormal reaction, light देखते हो बहुत irritate होगा, very severe abnormal reaction to light, so that is known as photophobia। तो ये भी एक common problem मिलती है यहाँ पे। nausea and vomiting, person will have nausea as well as vomiting because of compression of your vomiting center, which area, medulla oblongata। the next is confusion or difficulty in concentration, seizures may also there in some cases। stiff neck, again neck stiffness means knuckle rigidity, knuckle rigidity, knuckle rigidity। So these are the symptoms which is very commonly present in adult with all the symptom related to increased ICP। ICP के symptom तो होंगे ही, उसके अलावा क्या क्या होंगे वो मैंने बताया। The symptom which is related to ICP will be there, the remaining symptoms are these in adult and in children। clear? मूव करें नेक्स्ट, ये symptoms नकल रिजिडिटी से रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नकल रिजिडिटी असेसमेंट पे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। सो देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट which we perform here to assess the knuckle rigidity। knuckle rigidity assessed by, this knuckle rigidity assessed by to test in adult। बच्चों में तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, क्या करेंगे, नी किस टेस्ट ये है,
नी केस टेस्ट यूज इन चिल्ड्रन, और बच्चों को क्या बोलना है, केस टू नी, दिस इज फॉर चिल्ड्रन। एडल्ट में दो टेस्ट करते हैं जिनको आपने सुना होगा पहले, दैट इज कर्निंग साइन एंड ब्रुजिंस्की साइन, सुना है? सो टेस्ट करते हैं हम, कौन करेगा? लो वी नीड है बेंच हियर, बेंच है हमारे पास, वो लेना, इधर ले ले, ये ले लो, ये नहीं ले सकते? लो अरे कुछ नहीं होता है, बेंच को इतना भी नहीं छुपाना है अपने आप को। एक किसी ने लिखा था कि अपने आप को इतना भी ना छुपाया करो, अपने आप को इतना भी ना छुपाया करो, बारिश से हो तो भीग जाया करो। सो उसको क्यों छुपा रहे हो आप लोग, वो ऐसे ही लाना इधर ही है, आ जाओ, आप ही आओगे, लेट जाओ। सो हम यहाँ पे दो टेस्ट जो है उनकी बात करेंगे, टू स्पेसिफिक टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं, लंबे कर दो पैर पूरे, ऊपर जगह है अभी, आप आ सकते हो ऊपर। वी विल परफॉर्म टू टाइप ऑफ टेस्ट हियर, दिख रहा है, दिख रहा है सबको? अरे बर्थडे भी बाद में आएगा। नाउ ये जो टेस्ट है, टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, कर्निंग साइन एंड ब्रुजिंस्की साइन। टेस्ट जब आप करेंगे मेनिंजाइटिस के अंदर, फर्स्ट टेस्ट आपको क्या करना है, जो नेक है, पर्सन का जो नेक है, इस नेक को जस्ट अपर ऐसे फ्लेक्स करना है। एक नॉर्मल एडल्ट इजीली क्या कर सकता है, अपने नेक को फ्लेक्स कर सकता है विदाउट एनी पेन। नेक इज फ्लेक्स बाय द पर्सन विदाउट एनी पेन। इन केस ऑफ meningitis, पर्सन इज सफरिंग विद meningitis एंड इफ यू फ्लेक्सिंग द नेक, अगर आप नेक को इस तरह से फ्लेक्स करेंगे, सडनली पर्सन क्या करेगा, अपने पैरों को फोल्ड करेगा, उसके पैर ऐसे क्या हो जाएंगे, यहाँ से फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड हो जाएंगे। जब मैं नेक को इस तरह से, आप लंबे करो, नेक करेंगे तब फोल्ड करना है, हाँ डेमो दिखाना है, नीचे रखो। सो जब मैं नेक को फ्लेक्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली पैर क्या हो जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो आपको याद रखनी है, एंड दिस साइन इज नोन एज ब्रुजिंस्की साइन। दिस इज द साइन व्हिच इज नोन एज ब्रुजिंस्की साइन। लाइक इन दिस पर्सन, मैं नेक को कर रहा हूं तो पैर नहीं हो रहे क्योंकि इनको मेनिंजाइटिस नहीं है। अगर हम नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं तो पैर नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रुजिंस्की साइन इज नेगेटिव। एंड अगर मूव करने पे पैर का मूवमेंट हो रहा है, देन हम क्या बोलेंगे, अगर ये पैर ऊपर कर रहे हैं, देन हम क्या बोलेंगे, ब्रुजिंस्की साइन इज पॉजिटिव। सेकंड जो टेस्ट है वो है कर्निंग साइन। कर्निंग साइन स्पेलिंग में क्या आएगा, के आएगा, के फॉर कर्निंग एंड के फॉर नी, याद रहेगा। इस टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखनी है, और वो याद रखनी है कि आपको लेग वो यूज करना जो आपकी साइड में है। ऐसा नहीं कि आप इस लेग को पकड़े टेस्ट कर रहे हैं उधर वाले को, अगर इधर वाले को किया तो हो सकता है ये लेग सीधा आपके मुंह पे आए। तो टेस्ट किस पे करना है, जो आपकी साइड में, द लेग व्हिच इज इन योर साइड, यूज दैट वन। जब मैं इसको यूज, व्हेन आई एम यूजिंग दिस लेग, द पर्सन इज हैविंग पेन, देन ये लेग ऊपर ऐसे जाएगा सीधा, एंड आपको मुंह पे लगेगा, तो आपको अपना मुंह भी बचाना है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर कर्निंग टेस्ट, कर्निंग साइन टेस्ट, योर सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें इंजरी से। करना क्या, सिंपली जो ये नी है इसको यहाँ से इस तरह से बेंड करना है, जस्ट बेंड किया। When you are bending the knee, person will have, this is the calf muscle, person will have severe pain in the calf muscle. This severe pain in calf muscle जो यहाँ पे हो रहा है वो इसमें भी प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि ये स्पाइनल कोड पुल होने की वजह से हो रहा है और दोनों में प्रेजेंट रहेगा। तो जब मैं इसको इस तरह से बेंड करूंगा तो ये बेंड करना, आप लूज रखो, बेंड करेंगे तो ये पैर कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर आएगा, तो आपको उसको ऊपर करना है। मैं जब इसको बेंड करूंगा, सो अगर पॉजिटिव है, मेनिंजाइटिस है, तो आप इस नी को जब ऊपर करेंगे तो ये पैर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर, एंड नीचे करेंगे तो वापस नीचे। सो दिस इज द पॉजिटिव साइन फॉर, this is the kerning sign which is the positive for this meningitis case. Okay, thank you. So ये दो टेस्ट जो आपको याद रखने हैं, one is पकड़ना, one is Brudzinski sign and second one is kerning sign. सिंपल सा तरीका है याद रखने का। कर्निंग साइन में कैसे याद रखें, वहां पे एक्सपेरिमेंट किस पे करना है, नीक पे करना है, तो दूसरा पैर आएगा ऊपर, और ब्रुजिंस्की साइन में आपको किस पे पा जाना है, नेक पे जाना है, तो पैर मुड़ जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे। क्लियर? सो पहले इसको सही कर देते हैं, हाँ इनको भी दिखा देते हैं। ट्रिकी सर का बर्थडे है आज, ये दिख नहीं रहा होगा इनको पहले, और अब इसको जूम कर देते हैं। हमारे टेक्निकल, अरे थोड़ा वेट करो भाई। क्लियर? वो करें आगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव ब्रुजिंस्की साइन। इन ब्रुजिंस्की साइन आप क्या असेसमेंट करेंगे, देयर इज एन ऑटोमेटिक फ्लेक्शन ऑफ हिप and knee joint when patient flex his neck toward chest, patient is in supine position, so the patient supine position में है और आप neck को ऊपर करेंगे तो ये पैर ऐसे ऊपर हो जाएंगे, this is known as Brudzinski sign which is positive, और I think मैंने clearly explain कर दिया आपको। yes, so this is the positive Brudzinski sign in case of meningitis. And
ये ही तरीके होते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखने के लिए, तो यू कैन इंप्लीमेंट ऑन योरसेल्फ और विद योर रूममेट्स फ्रेंड्स, इनके साथ उनको बोले तू करके दिखा, मैं बोलती हूँ, सो आपको भी याद हो जाएंगे और उसको भी याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी। रखने से ज्यादा जो आप आंखों से देखते हैं वो ज्यादा रिमेंबर होता है, सो इट इज मोर बेटर। यस, देख लिया। सेकंड इज द पॉजिटिव कर्निंग साइन, पॉजिटिव कर्निंग साइन। लिख लिए, नेक्स्ट। नहीं लिखा? वो करें। द नेक्स्ट इज द कर्निंग साइन। इन कर्निंग साइन, positive curling sign. When patient is in supine position and his leg is flexed, patient feel pain in calf muscle when extend his leg like this. एक लेग को आपने इस तरह से बेंड किया तो दूसरा पेन की वजह से कहाँ जाएगा? सीधा आपके मुंह पे। दिस इज नोन एज पॉजिटिव साइन फॉर meningitis, दैट इज कर्निंग साइन। तो नी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, दैट इज कर्निंग साइन। हेड के साथ किया तो दैट इज फॉर ब्रुजेंस्की साइन। दीज आर स्पेसिफिक टेस्ट फॉर meningitis। meningitis के स्पेसिफिक टेस्ट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, याद रहेंगे। Now in exam, on the basis of the CSF examination, मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सो ये भी आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, क्या क्या थिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट होती है और हमें उसको याद रखना है, समझना है। तो जो हमने 5 टाइप लिखे थे, 5 में से एक तो कोई रोल प्ले करता नहीं है, अदर जो था फिफ्थ वन, जो 4 बचे हैं उन चारों का वन बाय वन देखते हैं किसमें क्या यहाँ पे मिलेगा आपको। एग्जाम इज वेरी नियर टू यू, 15th ऑफ सितंबर को एग्जाम है। एग्जाम के अंदर पहली प्रायोरिटी ऑल 100 एमसीक्यूज जो है वो आप एक बार पढ़ लें, ये आपकी प्रायोरिटीज में होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एमसीक्यू स्पीड जो है वो होनी चाहिए कि आप उस टाइम में पहुंच पाए, टाइम मैनेजमेंट। एंड उसका एक ही तरीका है, कोई कितना भी बोल दे कुछ नहीं होगा, एक ही तरीका है, वो है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। डू एमसीक्यू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा। और ये अभी नहीं, पहले से ही हम यही बात बोल रहे हैं आपको। अभी भी आप थ्योरी पढ़ते रहें और उसके साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि एमसीक्यू पढ़ते रहें, एमसीक्यू कभी नहीं पढ़ने हैं, उनसे कभी स्टडी नहीं करना। एमसीक्यू से क्या करनी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें। 1 आवर में आप कितने कर पा रहे हैं वो आप देखें, उसका 50%, 60% और 70% आप वहां कर पाओगे, क्योंकि वहां बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस फैक्टर, फियर, कंप्यूटर सामने फर्स्ट टाइम आप उसमें कर रहे हो, बहुत एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, तो बहुत सारे थिंग्स होते हैं। इसीलिए आप अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करें, आज ही एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें। बेस्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक ऐसी नहीं होती कि यही होती है, जो है उसी से करें। पैसे वेस्ट नहीं करने, खराब नहीं करने, जो बुक है वो बेस्ट है, उसी से करते रहो। कुछ भी नहीं होगा कि उससे आते हैं उससे आते हैं, किसी से नहीं आते हैं। एमसीक्यू सिर्फ कहां से आते हैं? थ्योरी से आते हैं, बाकी किसी किताब से नहीं आएंगे। वो ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं लेना है, जो है वो बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, सो दिस इज द सीएसएफ एनालिसिस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, आप एक पेपर में बना पाएंगे इतना बड़ा? देखते हैं। सो हियर वी हैव द पैरामीटर एंड द फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासाइटिक। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट अपीरियंस। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? CSF. So appearance of the CSF, whenever we have bacterial infection, the CSF will be cloudy, गंदा सा आपको दिखता है, cloudy और purulent, बस जैसा। When we have बैक्टीरियल के बाद कोई भी टाइप का मेनिंजाइटिस होगा, CSF क्लियर रहेगा। सिर्फ कौन सा टाइप का इंफेक्शन CSF को डर्टी या क्लाउडी करता है, तो आंसर होगा द बैक्टीरियल इंफेक्शन। अदर ऑल थ्री क्लियर CSF आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप स्पाइनल टेप या लंबर पंक्चर करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग फॉर लंबर पंक्चर और स्पाइनल टेप, द CSF विल बी क्लियर। लेकिन बैक्टीरियल में क्या मिलेगा आपको? क्लाउडी। तो ये पहला फर्स्ट थिंग होता है व्हेनेवर सर्जन और डॉक्टर इज परफॉर्मिंग स्पाइनल पंक्चर और द लंबर टेप, स्पाइनल टेप और लंबर पंक्चर, he will check the CSF color appearance and if it is dirty or cloudy appearance, then वो first view में क्या बोलेगा? Patient is having bacterial meningitis, क्योंकि cloudy आपको बैक्टीरिया में मिलता है, बाकी किसी में cloudy नहीं मिलेगा। Whenever patient is having bacterial infection, the person will have high number of WBC। WBC के दो मेन टाइप हमने आई थिंक पूरा पढ़ लिया। ब्लड तो मैंने ही पढ़ाया था, व्हाइट ब्लड सेल के 5 टाइप पढ़ाए थे। एक्यूट इन्फेक्शन है तो क्या बढ़ेगा? एक्यूट इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल, एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो, क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो मोनोसाइट, याद है? In this condition, when patient is having bacterial meningitis, all type of bacterial meningitis, person will have a high level of this neutrophil, more than 1000 cells, but except one type of bacteria, that is tuberculosis, Mycobacterium tuberculum। अगर टीबी हो रखा है, क्वेश्चन पूछते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग विद ट्यूबरक्लोसिस विद मेनिंजाइटिस, ट्यूबरक्लाइन मेनिंजाइटिस, व्हिच नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट WBC में, और इओसिनोफिल और जो भी अदर है, तो क्या बढ़ेगा? Which will increase in the bacterial meningitis of
Mycobacterium tuberculosis. Neutrophil. So the tuberculosis is not an acute condition. Tuberculosis is a chronic condition. Remember. And in tuberculosis, it is a chronic condition, but monocyte is not the WBC which increase in this tuberculosis. The number of cell which increase, that is lymphocyte. Monocyte जो है वो उसका प्राइमरी रोल नहीं यहाँ पे. तो ये एक क्वेश्चन अलग याद रखना है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हर टाइम कौन बढ़ेगा? न्यूट्रोफिल. In all type of bacterial infection, the neutrophil will increase, except one type of bacterial infection, that is TB or Mycobacterium tuberculosis. उसमें क्या increase होगा? Lymphocyte. Here in the WBC count, neutrophil increase in bacterial meningitis, in viral lymphocyte, in fungal again lymphocyte, and in parasite it is number of cell. अगर आप देखोगे तो 1000 से सारे का नंबर कम है, यानी WBC काउंट बहुत कम बढ़ता है. यहाँ पे देखोगे तो WBC क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा. तो आपने CSF का रिपोर्ट देखा, and if the number of white blood cell is more than 1000, तो आप फर्स्ट व्यू में क्या बोलोगे? Patient is suffering with bacterial meningitis. Rest all type of meningitis is having less than 1000. Slightly increase in white blood cells seen in parasite or in this viral or in fungal infection. Clear? Protein. Normal amount of protein is 15 to 45 mg per dl. In bacterial meningitis, the protein will elevated more than 100 mg per dl. In case of viral, 50 to 100, 50 to 200, 50 to 300. Very important clue is glucose. जो clue आपको देगा वो कौन देगा? Glucose. Bacteria always love to glucose. Bacteria always love to glucose, and in case of bacterial meningitis, the glucose is completely down or low. But in case of viral or in case of this fungal or in case of this parasite, most of the time glucose will be normal. But यहाँ पे glucose क्या मिलेगा? लिखा है देखो low. इनमें normal और slightly low, low और normal, low normal, यानी most of the time क्या मिलेगा यहाँ पे? Normal. But in case of bacterial meningitis, glucose is always low level आपको यहाँ देखने को मिलेगा. कभी भी इसका level normal नहीं होगा. So the next, so यहाँ तक ठीक है. बाकी आगे का इतना important नहीं हमारे लिए. ये आप चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं. These are not that much important, like ratio, CSF and glucose ratio, gram staining, culture and specific test. तो ये आप नहीं भी लिखे तो कोई issue नहीं है. Clear? नीचे लिखा हुआ है टेस्ट की कौन से टाइप की मेनिंजाइटिस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं. लाइक इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वी यूज द पीसीआर. व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डीएनए. इन सीएसएफ अगेन पीसीआर, और इधर फंगल एंटीजन टेस्ट इंडिया इंक यूज करते हैं यहाँ पे, और पीसीआर फॉर पैरासाइटिक डीएनए. सो दिस इज क्लियर. देख लिया? नहीं लिखा? This is the diagnostic evaluation for meningitis. हो करें? Next we have the management for meningitis. So आपको कहां तक लिखना है? ग्लूकोज तक लिखना है, बाकी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नो नीड टू राइट द लेटर द लोअर पार्ट ऑफ द स्लाइड. ये विजिबल है या बड़ा करना है इसको? विजिबल है? नहीं है? सो फर्स्ट कॉलम को बड़ा करता हूँ, सारे तो एक साथ नहीं होंगे. बड़ा करता हूँ पैरामीटर एंड बैक्टीरियल को. नहीं करना है? फिर तो ऑप्शन नहीं है, स्लाइड पूरा पहले ही पैक्ड है यहाँ पे. क्लियर? वो करें? फॉर्म अप्लाई कर दिया सबने? नहीं किया? वो करें? जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो थोड़ा ध्यान रखें, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो, आपका स्पेलिंग और सब कुछ चेक करके उसके बाद सबमिट करना है. लेट फिल करने पे सेंटर जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा. दिस इज ओनली द रीजन अभी भरने का. तो आप कोशिश करें अभी भर दें, अदरवाइज फिर आपको सेंटर कहीं और मिल जाएगा. यस? और अगर आपको कहीं और चाहिए तो फिर बाद में भर लें. हमें तो सर घूमने जाना है, हम तो बीकानेर जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, अजमेर, जयपुर, हाँ दिल्ली है. कहाँ जाना है? नेक्स्ट फॉर्म फिल करने के कितने रुपए लगते हैं? अरे वो तो फीस लगेगी, ये भरने वाले कितने रुपए लेते हैं? 100 रुपीज. 100 रुपीज पर पर्सन. 150.
रेट बढ़ा दी है। फॉर्म जो है एक ऐसा है जो आपको खुद को भरना आना चाहिए, है ना। 150 रुपए बहुत होते हैं। लाइक आज दिन तक एक भी ऐसा कोई फॉर्म नहीं जो मैंने खुद नहीं भरा हो, सब कुछ मैंने ही भरा है। भले ही आए नहीं आए तो मैं ही भरूंगा, और सब कुछ मैंने ही किया है जो भी किया है। तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करोगे ना, मोबाइल से भी भरा जा सकता है फॉर्म, ये नहीं कि लैपटॉप चाहिए। एंड एंड्रॉइड फोन इज सफिशिएंट टू फिल द फॉर्म। बस आपको बस अपना नाम पता डालना है, उसमें कुछ भी नहीं पूछता हो एक्स्ट्रा। तो उसके लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो अगर नहीं पता है तो फिर ठीक है, भरवा के आ जाए आप। लिख लिया ये? मूव करें? अरे मूव करें, सिर्फ लिखना यही तक था, मैंने बोला है। कहां तक? ग्लूकोज तक, बाकी के नहीं लिखने थे। नेक्स्ट, management for this meningitis. So we know that we have different types of meningitis. If person is suffering with bacterial meningitis, we will give antibiotics, antibacterial drug. If person is suffering with the fungal meningitis, then we will give antifungal. If a person is suffering with viral meningitis, then we will give antiviral. Yes. So management of bacterial meningitis, drug of choice is penicillin with ceftriaxone. Penicillin G, it's a natural penicillin with ceftriaxone. Ceftriaxone is a third generation cephalosporin. Third generation cephalosporin. So we will use the natural penicillin, penicillin G with the ceftriaxone in bacterial meningitis. Cefixime. Cefixime is also which generation group of drug? Third generation cephalosporin. In case of viral meningitis, use the antiviral drug like in case of HSV, herpes simplex virus, acyclovir. In case of HIV, zidovudine, and influenza, amantadine. So these are for viral meningitis. In meningitis, the more important is nursing management compared to this medical management. More important is nursing management, and it's a type of infectious condition. So you need to perform all the aseptic techniques. Asepsis and isolation is very important here. तो जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट हमने आईसीपी में पढ़ा था, आईसीपी के अंदर बस एक ही कंडीशन था, सीएसएफ का ड्रेनेज या आईसीपी मॉनिटरिंग, वो नहीं आएगा यहाँ पे। बाकी सारा मैनेजमेंट, असेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना, फैमिली एजुकेशन, हैंड वॉशिंग, वो सारा इसमें भी इंप्लीमेंट आप करेंगे। नेक्स्ट, नहीं लिखा? नेक्स्ट इज, ये वापस आ गया सेम, वही है नर्सिंग मैनेजमेंट। इन नर्सिंग मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वन इज, जो हमने पहले लिखा था वही ये लिखना नहीं, वही है जो मैं लिखाया था उस दिन, परसों कल लिखाया था। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आपको करना है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आप क्या करेंगे? जीसीएस और द ग्लासोकोमा स्केल आपको चेक करना है। इफ इट इज डिक्रीजिंग और डिटोरेटिंग, देन पेशेंट की कंडीशन क्या हो रही है, और ज्यादा बेड हो रही है, खराब हो रही है। वाइटल मॉनिटरिंग, वाइटल मॉनिटरिंग जिसमें आपको ऑल द वाइटल साइन, बिकॉज पेशेंट इज हैविंग हाई टेंपरेचर, एक फीवर प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, फीवर इज वेरी हाई इन हियर, तो हमें टेंपरेचर मॉनिटरिंग, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, वो सारा आपको क्या करना है, मॉनिटरिंग यहाँ पे वाइटल मॉनिटरिंग करना है। उसके साथ साथ में असेप्टिक इन्वायरमेंट और असेप्टिक टेक्निक्स आपको यूज करनी है। असेप्टिक इन्वायरमेंट, असेप्टिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज आइसोलेशन। पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पेशेंट्स। आइसोलेशन जानते हो आप? आइसोलेशन दो टाइप से किया जा सकता है। वन इज इन्फेक्टेड पेशेंट इज देयर, लाइक किसी को टीबी हो रखा है या किसी को कुछ ऐसा इन्फेक्शियस कंडीशन हो रखा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरों को बचाने के लिए आइसोलेट कर सकते हैं। एंड एक कंडीशन की पेशेंट यहाँ पे जैसे मेनिंजाइटिस है, तो यहाँ पे इस पेशेंट को रिस्क ज्यादा है दूसरों से, तो इसको हम आइसोलेट कर रहे हैं अदर से, सो आइसोलेट आप करेंगे यहाँ पे। यस, आ गया? हाँ आने दो। प्रोवाइड कूल एंड काम इन्वायरमेंट, हाँ चले तो ये चलेगा कोई नहीं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, आइसोलेट द पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आइसोलेट द पेशेंट। बस यही है, इसमें हमारा टॉपिक भी एंड हो गया, देखो हेड इंजरी आ गया। आइसोलेट द पेशेंट, सो लिखिए जल्दी से। अरे सर, सर कहाँ है, निकल गए? यस, क्लियर है? अरे अभी अभी एनर्जी खत्म कर दोगे, आएंगे तो फिर क्या करोगे? हैं? वेट करो, आने तो दो, उनको सुनने देना है कि हाँ फील करा, उनको आने तो दो पहले। यस, लिख लिया? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हेड इंजरी।
किसी को भी उठना नहीं, जगह से अगर कोई उठ गया तो मैं फिर स्टार्ट कर दूंगा वापस, है? बाकी मैं चेक कर लेता हूँ जो भी है, चेक कर ले, आके देखना है क्या है? यस, सो हेड इंजरी पढ़ाएं, हाँ वो हटा देंगे तो कोई नहीं, बंद कर देंगे इसको, है? ये क्या है? ये ट्रिकी सर के लिए नहीं, अच्छा इधर है, और डर भी जाए हमारे सुभाष सर। अरे मैंने बोला है कहीं पे जाना नहीं है, नहीं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा हेड इंजरी। यस, तो सभी को साइलेंटली इधर ही बैठना है, नहीं तो फिर सर ने पता नहीं कुछ पार्टी रखी हो, नहीं मिलेगी आपको। यस, पार्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इधर ही बैठे रहो, नहीं तो पार्टी कैंसिल हो जाएगी अभी। बुलाओ भाई बुलाओ। सो जब तक हमारे सर आते हैं तब तक हम एग्जाम की बात करते हैं कुछ। एग्जाम, अरे भाई एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो एक चीज तो हमेशा याद रखनी है, अगर आपसे कोई पूछे कि आप तैयारी कर रहे हो, नॉर्सेट एग्जाम होने वाला है प्री और मेंस, आपका पहला टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट इज प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्लियर करना, दैट इज योर फर्स्ट टारगेट। सो अगर आपका टारगेट ये है तो आप पूरी तरह से गलत हो। हमेशा आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज योर प्राइमरी टारगेट, तो आंसर शुड बी नॉर्सेट क्लियर करना है, प्री नहीं करना है। प्री की सोचोगे तो प्री में भी नहीं जाओगे, तो ना प्री सोचना है ना मेंस सोचना है, सोचना क्या है? नॉर्सेट क्लियर करना है, मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर बनना है, जो तुम मुसीबतें ला सकते हो ले आओ, हम सारी मुसीबतें पार करके क्या बन जाएंगे? नर्सिंग ऑफिसर। तो टारगेट क्या है? नर्सिंग ऑफिसर बनना है, प्री क्लियर करना इज नॉट द टारगेट। यस, नेक्स्ट थिंग, प्री और मेंस सर आए तो नहीं है? प्री और मेंस जो है दो अलग अलग एग्जाम है इस बार, एंजाइटी रहती है, लेकिन सिलेबस जो है दोनों का क्या है? सेम है। लाइक लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें प्री एग्जाम आज मोर टफ कंपेयर टू मेंस। प्री जो था वो ज्यादा टफ था, किसके कंपेयर में? मेंस के। प्री के अंदर आई थिंक 30 से 40 एमसीक्यूज आए थे जो हम इमरजेंसी पढ़ते हैं वहां से, लेकिन मेंस में नहीं आए थे। तो कुछ भी हो सकता है, ये ना सोचे कि प्री में तो आएंगे एनाटॉमी के एक एक लाइन के, मेंस में आएंगे बड़े बड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए माइंडसेट फिक्स रखना है, क्रे क्या करना है? नॉर्सेट जो आएगा हम सब करेंगे तैयारी, मेंस प्री नहीं, हम नॉर्सेट की कर रहे हैं। यस, टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम का। जब भी एग्जाम से बाहर निकलते हैं कैंडिडेट्स, किसी के चेहरे पे बहुत खुशी होती है तो किसी का मुंह लटका हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछते क्या हुआ, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मतलब पीछे वाले रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि आगे वाला कर रहा था, पीछे वाले किए नहीं। सो ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ तरीके हैं जो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कौन कौन से मेथड से आपको जो एग्जाम के एमसीक्यूज पढ़ने होते हैं, सोल्व करने होते हैं, वन बाय वन आपको बाद में डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो भाई आ जाओ भाई, मेरी बातें नहीं खत्म हो रही है, आगे वेरी गुड। हेलो, कुछ बॉयज ओके ओके, ये आप थैंक यू सुभाष सर, फ्यूचर नर्सिंग उसमें भी सर को मौका आपका सिलेक्शन हमारा आउटपुट है, तो इतना
विकी सर, सुभाष सर और टीम बिल्डिंग के अंदर और जेएनसी टीम को रिटर्न से ढूंढ नहीं मैं आपसे आपको भी इनका बेनिफिट होगा। इस्माइल उनकी